यस। सॉल्यूशंस बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखे थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का मतलब क्या है? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, वेपर प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों, इनके एग्जाम्पल नहीं करे थे हमने, इफ आई राइट, एग्जाम्पल नहीं करते ना इसके, तो एग्जाम्पल करते हैं गाइस। पहले आते हैं आइडियल सॉल्यूशन पे बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई बार जेई में डायरेक्टली एग्जाम्पल ही उठ के आ जाएगा, तो तुम्हें तो सारा याद करना है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बाद में मैं समझा दूंगा कि कुछ के अंदर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं आइडियल है या नॉन आइडियल है। हर एक के लिए ना मैं बताने वाला ना तुम मेरे से पूछने वाले। हाँ, उसके बाद हमने डिड्यूस किया कि यार कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इनके बीच में, तो वो हमने, मैं बताऊंगा कुछ के लिए बताऊंगा, सबके लिए नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें रटने सारे हैं। तो अभी तो लिखते जाओ। हाँ बेटा बोलो। हाँ जाइलिन, लिखते जा रहे हो ना गाइस? दैट्स गुड। इन सब में तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन बन रहा होता है ऑन मिक्सिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एन हेक्सेन में क्या है? लंदन फोर्सेस है। एन हेप्टेन में क्या है? लंदन फोर्सेस है। और हेक्सेन हेप्टेन के बीच में भी क्या होंगे? लंदन फोर्सेस होंगे। जो इंटरेक्शन ए और बीबी के बीच में है वही इंटरेक्शन ए बी के बीच में है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे तुम्हारा तुम देखो, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, मोस्टली इनके अंदर तुम कहोगे डायपोल प्रेजेंट है, लेकिन डायपोल लगभग बराबर ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
आर एक्स के अंदर होते ही नहीं होते डायपोल्स, वीकली पोलर होता है। लेकिन आइडिया इज जो फोर्सेस होंगे दे विल बी ऑलमोस्ट बराबर, ए और बीबी के कंपैरिजन में ही तुम्हारा ए बी होगा। गॉट इट और नॉट गाइस? इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सी एस सी ओ एच और C2H5OH, दो एल्कोहल्स को मिक्स किया, पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में करोगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइडिया इज अगेन इट इज अ एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ बच्चों, करें? देखते आना बच्चों। हाँ बच्चों, कर लिया नोट? दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना गाइस? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझ आता है कि तुम्हारा पहले जो इंटरेक्शन थी, अब इंटरेक्शन क्या हो चुकी है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक हो चुकी है, तभी तुम्हारा वेपर प्रेशर हाई है एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड से हाई वेपर प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्सेज हैव बिकम वीक। Forces between solute and solvent are weaker than the forces between solute and solvent. ठीक है ना गाइस? कैसे देखो, ये ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, पहला ही केस लेते हैं, इथेनॉल प्लस एसीटोन। लेट अस टेक द फर्स्ट केस, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है बच्चों? गाइस डू यू रियलाइज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? हाँ है ना बच्चों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती है गाइस? जिसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेज है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। जब तुम एसीटोन ऐड करोगे उसके अंदर, एसीटोन ऐड करोगे उसके अंदर, तो इथेनॉल के जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, दे विल गेट सेपरेटेड आउट। हाँ है ना बच्चों? जो एसीटोन है दैट विल गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेनॉल, रिजल्टिंग इन जो तुम्हारे फोर्सेज हैं, जो तुम्हारे इथेनॉल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, वो तुम्हारे क्या हो गए? वीक हो गए। और एसीटोन और इथेनॉल के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है एज कंपेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल, एसीटोन और इथेनॉल के बीच में दो फोर्सेज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। समझ आया नहीं आया?
तो आइडियाइज के तुम्हारा यहाँ पे इधर द फोर्सेस वर स्ट्रॉन्गर, इथेनॉल इथेनॉल के बीच में, और इथेनॉल और एसीटोन के बीच में फोर्सेस आर रिलेटिवली वीकर, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चों तुम्हारा द मॉलिक्यूल्स कैन इजिली गो टू वेपर फेज रिजल्टिंग इन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? क्लियर हो गया? गुड। तो आइडियाइज हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्गर उठाएंगे जिसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है, जैसे हमारा इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे, एसीटोन के आने की वजह से इसके फोर्सेस तो वीक हो गए, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनी नहीं, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑब्जर्व हो गया। क्लियर है गाइस? तुम कहोगे इधर भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रहा होगा, लेकिन उतना एक्सटेंसिव नहीं होगा जितना तुम्हारा इथेनॉल इथेनॉल के बीच में है, क्योंकि उसके पास ओ भी है एच भी है, इसके पास सिर्फ ओ है। मतलब आइडिया है उसमें इथेनॉल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें कम होगी। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक है, कम है, कम है, नॉट कहेंगे वीक, नहीं कहेंगे हम, कम है, जो कि इथेनॉल इथेनॉल के बीच में एक्सटेंसिव है, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो वीक हो गई, हो चुकी है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड। क्लियर हो गया गाइस? एक चीज तुमने यहां पे ऑब्जर्व करी या नहीं करी कि वाटर प्लस अल्कोहल में तुम्हारा क्या होता है? वाटर प्लस अल्कोहल के दो तीन केस आए हैं अभी, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। इनमें क्या है बच्चों, इनके अंदर तुम्हारा वाटर में होता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाटर और अल्कोहल के बीच में उतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी। तो अगेन तुम्हारा जो बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट, जिसकी वजह से मतलब उनमें जो स्ट्रॉन्गर है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो स्ट्रॉन्गर है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट से। वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और वाटर और अल्कोहल के बीच में वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वीकर इन द सेंस लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नॉट वीकर, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज ऑब्जर्व। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन बच्चों, नेगेटिव डेविएशन पे आते हैं गाइस। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3, CH3OH, कुछ कह रहे हो बेटा? कर लिया नो जो बच्चों?
कर लिया नोट, नहीं कर लिया गाइस? तो एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। गाइस क्लोरोफॉर्म में डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे, एसीटोन में भी डायपोल डायपोल होंगे। लेकिन अगर तुम क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन को देखो तो यहां का हाइड्रोजन यहां के ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल बनाएगा। इसको हम वीक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एच पे प्लस डेल चार्ज काफी ज्यादा है, CH Cl3 के एच पे प्लस डेल चार्ज काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 3 क्लोरीन पुल कर रहे हैं, तो एच पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी कैन कॉल इट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे? हम इस H को इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट में है डायपोल डायपोल, और तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर तुम्हारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेटस से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द रीजन कि अब हमारी बॉन्डिंग हो चुकी है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जब उन्हें मिक्स किया गया, और तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। बेसिकली प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल तो देते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी कैन कॉल इट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेंस कि तुम्हारा 3 क्लोरीन पुल करें, एच पे प्लस एल चार्ज ज्यादा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है एसीटोन का। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? लेट मी नो। हर एक बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड गाइस, अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे चलें। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? गुड। अब आते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पे। लेट अस गो ऑन टू एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। इनको हम एजियोट्रोप्स भी बोलते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और नोटिस करो, नेगेटिव डाइजेशन में डू यू रियलाइज वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड इज रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन? नोटिस किया? HCl लो, HNO3 लो, H2SO4 लो, इवन तुम CSC COH भी अगर लोगे तो तुम्हारा एल्कोहल का और CSC COH लोगे। तो आ रहा नहीं आ रहा है? बट दिस इज काइंड ऑफ, इसको याद मत रखो, ये तीन जरूर याद रख लो। एसिड प्लस वाटर रिजल्ट्स इन नेगेटिव डेविएशन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? फैक्ट रिमेंबर है, ठीक है ना गाइस? बट दिस इज इंपॉर्टेंट केस, जैसे पहले वाले में था 2 अल्कोहल, फिर था वाटर प्लस अल्कोहल, यहां पे है वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। तीनों याद हो गए? 2 अल्कोहल है तो आइडियल, वाटर प्लस अल्कोहल है तो पॉजिटिव, और वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक एसिड प्लस अल्कोहल था वो, CSC COH प्लस CSCOH। वाटर के साथ हमने उसका नहीं लिया है, जो लिया है उसी को याद करना है, लेकिन ये तीन याद जरूर होनी चाहिए। वैसे सारी याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आ जाता है। हाँ बेटा देखो, जब तुम चैप्टर कर रहे हो तो यू कांट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग आउट। तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, और थ्योरी पोर्शन जो कि तुम्हारा एकदम से हो या तो आता है या नहीं आता है, अगर थ्योरी पोर्शन स्किप कर देते हो तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हारा लेट से 5 सेकंड या 10 सेकंड में हो जाएगा, तुम ये तो करने को तैयार बैठे हो कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, उस पर 3 मिनट लगा दूंगा, रेदर उसकी थ्योरी रटने की जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम। तो थ्योरी पोर्शन रटना ही पड़ेगा, उसका इलाज ही नहीं है। अब आते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पे या एजियोट्रोप्स। बच्चों ये ऐसे मिक्सचर्स हैं, दे हैव सेम कॉम्पोजिशन, they have same composition in liquid and vapor phase.
दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब सिंपली कहा जाए तो तुम्हारा जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में था एक्स ए एक्स बी, वही कॉम्पोजिशन तुम्हारा वेपर फेज में, एक्स ए इक्वल टू वाई, एक्स बी इक्वल टू वाई बी। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? दे आर सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड boil unchanged in composition। हाँ, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के। एंड बॉयल अनचेंज इन कंपोजिशन। आइडिया इज नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यार सॉल्यूट सॉल्वेंट लिया, एक ज्यादा वॉलेटाइल एक कम वॉलेटाइल, तुमने हीट करा, पता चला क्या हुआ, दोनों के दोनों वेपर फेज में जाएंगे। दोनों वॉलेटाइल है, ए भी वॉलेटाइल है बी भी वॉलेटाइल है, हीट करने पे दोनों वेपर फेज में जा रहे हैं। जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा, जो कम वॉलेटाइल है वो वेपर फेज में कम जाएगा। और पता चलेगा अगर तुमने टेम्परेचर को ढंग से रेगुलेट किया है तो तुम्हारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादातर गैस फेज में मतलब वेपर फेज में पहुंच चुका है, और लेस वॉलेटाइल अब भी नीचे पड़ा है। मतलब वी कैन सेपरेट देम इजीली। आइडिया इज वी कैन सेपरेट देम बाय डिस्टिलेशन, राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन अगर हमारा कॉम्पोजिशन जो लिक्विड में है वही वेपर में है तो तुम कैसे सेपरेट करोगे? तुमने हीट करा, जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में है वही वेपर में आ रहा है, तो तुम्हारा हीट करने का फायदा क्या हुआ? हम तो ये चाह रहे हैं ना कि ऊपर वो वाला कंपोनेंट ज्यादा जाए जो वॉलेटाइल ज्यादा है। अगर जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में है वही वेपर में है तो डिस्टिलेशन वोंट वर्क, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल फेल, दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। If you get a azeotropic mixture, if you get a azeotropic mixture, you cannot separate the two by fractional distillation। क्लियर है बच्चों कि जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में थी वही वेपर में है, फायदा क्या हुआ हीट करने का? हम तो चाह रहे थे कि वेपर में वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा जाए, और अगर दोनों में कॉम्पोजिशन सेम है, जो लिक्विड में है जो वही वेपर में है, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। गॉट इट और नॉट गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? गुड। कर लिया नोट ये चीज? ऑल राइट। अब एजियोट्रोप्स दो तरह के होते हैं बच्चों, यहां तक नोट कर लिया ना हर एक बच्चे ने? ऑल राइट। एक होता है तुम्हारा, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है ना बच्चों? एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब एक ही है, ठीक है ना गाइस? और ये हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारे कौन शो करते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से में आ सकता है? ये आइडियल सॉल्यूशन में नहीं बनता, ये बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। वो भी ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेविएशन है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बच्चों? तो पहले आते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पे। वन सेकेंड, अभी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अभी बोला है वो मैं फिर से बोलूंगा। दे शुड शो हाई डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो होता है जिसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो यू गेट अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है गाइस? दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कर में देखते हैं बेटर फील आएगी गाइस। ये लगा मच बेटर आइडिया।
ये एक्सपेक्टेड था बच्चों, मतलब अगर आइडियल होता तो ये सिनेरियो बनता कुछ, हाँ है ना बच्चों। नॉन आइडियल है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कुछ इस टाइप का जाना चाहिए। अगर ये ऐसे चला गया तो दैट विल रिजल्ट इन एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। कौन सी कॉम्पोजिशन एजियोट्रोपिक होगी गाइस? ये वाली, जहां पे मैक्सिमम आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। समझ आया नहीं आया? जिस हमारा कर्व में मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा तो वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट रिप्रेजेंट्स एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझिए गाइस। सर जगह आपने लास्ट पॉइंट बोला था, एक बार रिपीट कर दो। बेटा जहां पे तुम्हारा प्रेशर के अंदर मैक्सिमा आ रहा है बाई चांस, प्रेशर में मैक्सिमा कब आएगा? जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्स लॉ से। तभी मैंने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का एग्जांपल लिया है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कर्व ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना बेटा? मतलब ये नॉर्मल पीटी का एक्सपेक्टेड कर्व था, पीटी का कर्व इससे ऊपर से जाना चाहिए। अब वो ऐसा भी हो सकता था, इट कुड हैव गॉन लाइक दिस और इट कुड गो लाइक दिस। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। दिस वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी रिप्रेजेंट्स एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। ये जो कर्व मैंने बनाया था अभी, ये वाला, इसमें देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्मेशन, जिसमें मैक्सिमा आ जाए या मिनिमा आ जाए। दैट मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट रिप्रेजेंट्स एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू यस गॉट दैट? गुड। मतलब दिस इज एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन, एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है ना गाइस? नाउ व्हाई डू वी कॉल दिस कॉम्पोजिशन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप? गाइस देखो, कोई भी सॉल्यूशन कब बॉयल करना शुरू करता है, शायद मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया होगा, जब प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, ठीक है ना गाइस? ये मैं मान के चल रहा हूं पी नॉट बी, ये ले रहा हूं पी नॉट ए। ठीक है ना गाइस? मुझे बताओ पहले, ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है? ए ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब बच्चों देखो, अगर मैं बी को वेपराइज करना चाह रहा हूं, अभी मैं मान के चल रहा हूं टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना गाइस? तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ प्योर बी इज दिस, प्रेशर ऑफ प्योर ए इज दिस बच्चों। हमें इस बी का प्रेशर बढ़ा बढ़ा के कहां तक लेके जाना पड़ेगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, सो दैट द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। मतलब मैं मान के चल रहा हूं इतना प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को 50 से कहां तक लेके जाना पड़ा? 100 तक। मान के चल रहा हूं मैं कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे अंदर का प्रेशर बढ़ बढ़ के कितना पहुंच जाएगा? 1 atm। गॉट इट गाइस? अब आते हैं ए पे। ए क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ए का ये 50 पे हमने देखा था, इसका यहां तक पहुंचाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है। मान के चलो ये बॉयल करता है 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों? और जो हमारा एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन है उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, मैंने तुम्हें बताया था मैक्सिमम पॉइंट पे हिट कर रहा है ये, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसके लिए तुम्हें मिनिमम टेम्परेचर शुड बी अप्लाइड, इंक्रीज्ड, सो दैट इट बॉइल्स। मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर टू स्टार्ट बॉइलिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे बैठा है, इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड so that the mixture starts boiling, the temperature required so that it starts boiling is minimum. The temperature requirement for the mixture to boil is minimum for minimum boiling azeotrope. अब समझ आ रहा है ये टर्म मैंने क्यों लिखा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप?
because minimum rise in temperature is required for it to start boiling. ये मैक्सिमम पे बैठा हुआ है. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गुड. तो ये था हमारा टी बी, सॉरी टी ए, ये था हमारा टी बी. और फॉर मिक्सचर टी विल बी मिनिमम फॉर इट टू स्टार्ट बॉइलिंग. गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड. तो मैं इसे लिख दूं यही चीज जो मैंने अभी बोली है. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप has higher vapor pressure and lower boiling point. Then both of its pure components. ए और बी दोनों से उसका ज्यादा वेपर प्रेशर है और कम बॉइलिंग पॉइंट है. समझ आया नहीं आया बच्चों? नॉर्मली जो हमारे कर्व हमने देखे थे पॉजिटिव डेविएशन के, उसमें जो मिक्सचर की कॉम्पोजिशन थी, सॉरी मिक्सचर का जो प्रेशर था, इट वॉज लाइंग बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. यहां पे इट इज मोर देन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. नहीं तो नॉर्मली द कॉम्पोजिशन कोई भी लो, द प्रेशर वॉज लाइंग बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी नॉर्मली. जिसमें एजियोट्रोप नहीं बन रहा है, इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर इज लाइंग बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल बी इन बिटवीन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी. यहां पे डिफरेंट आ गया. क्लियर हो गया गाइस? गुड. कर लिया नोट ना? तो एग्जांपल लेता हूं मैं. एग्जांपल, 1 सेकेंड गाइस. एग्जांपल तुम्हारा H2O और C2H5OH. H2O की जो तुम्हारी कॉम्पोजिशन है वो है 0.056. मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, और ये 0.944. इस कॉम्पोजिशन पे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है. ठीक ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. दिस इज फॉर्मिंग अ एजियोट्रोपिक मिक्सचर गाइस. कर लिया नोट? आगे चलें. अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पे. हाँ, कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर से. कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिकली कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बच्चों. अभी हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखा था, अब मैक्सिमम बॉइलिंग पे देखते हैं. इट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. इतना नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा कि तुम्हारा मिनिमा आ जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. वन सेकेंड गाइस. इस तरीके से जा रहा है. सो this represents azeotropic composition. तुम देख सकते हो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा. अगर हमें पी एटमॉस्फेयर पहुंचाना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा.
फॉर इट टू स्टार्ट बॉइलिंग, कि इसका वेपर प्रेशर इज मिनिमम, so that is why we call it maximum boiling azeotrope. It has got maximum boiling point and it has got minimum vapor pressure. क्लियर हुआ है नहीं होगा? ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? तो मैं लिख देता हूं, मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम boiling point as compared to any of the two components. फिर बता रहा हूं, हर एक मिक्सचर तुम्हारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मतलब हर एक मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस डजंट रिजल्ट इन एजियोट्रोप। ठीक है ना बच्चों? एजियोट्रोप तभी बनेगा जब बहुत ज्यादा डेविएशन है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना गाइस? कि ए और बी को मिक्स किया कि लाओ इसमें ढूंढते हैं एजियोट्रोप कहां बनेगा, जरूरी नहीं है हर एक में एजियोट्रोप बन सके। ठीक है ना गाइस? तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल हमारा आ गया H2O और HNO3। H2O प्लस HNO3 बच्चों। HNO3 है हमारा 68% और H2 है तुम्हारा 32% बाय मास। दैट रिजल्ट्स इन एजियोट्रोप। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? गुड। अब होता क्या है गाइस, ध्यान से देखो, अगर हमें समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहां तक नोट कर लिया हर एक ने? ठीक है, मैंने तो बताया था एजियोट्रोप को फर्दर मतलब ऐसे मान के चलो, एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, इसका मैं ही बता देता हूं। सपोजिंग तुम्हारे पास मिक्सचर यहाँ पे है, ये कॉम्पोजिशन है, मैं मार्क करता हूं डिफरेंट पेन से, ये है। जब तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो तुम्हारा डिस्टिलेशन करोगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। क्लियर है गाइस? मतलब तुम्हारे पास ये कॉम्पोजिशन बनेगी और ये बनेगा, एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड एनी फर्दर। क्लियर और नॉट गाइस? एक बार एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मैंने तुम्हें बस एक जनरल आइडिया दे दिया, अगर मैं यहां पे करता तो क्या बनता, तुम्हारे पास ये बनता और ये बनता, एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड एनी फर्दर बाय डिस्टिलेशन। रुक जाएगा वहां पे। उसके बाद अगर तुम्हें और सेपरेट करना है, यू विल हैव टू यूज सम अदर मेथड, मतलब योर डिस्टिलेशन प्रोसेस विल फेल फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बच्चों कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? आगे चलने गाइस, बताओ भाई। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम सारे सॉल्यूशन से एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना सकते हैं? नहीं बेटा, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सिर्फ वही कर, उन्हीं को हम, मतलब उन्हीं में एजियोट्रोप बनने का चांस है। और सर जो बहुत मिनिमम कर रहे हैं उनसे हम बना ही नहीं सकते एजियोट्रोपिक ना मिक्सचर? ना, जिसमें तुम्हारा मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आ रहा उसका एजियोट्रोप नहीं बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट जब तुम पूछिए तो मैं एक बार ये लिख देता हूँ बच्चों, एक मिनट रुको, जस्ट 1 सेकेंड, ये लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ रेदर, वी कैनॉट सेपरेट ये भी लिख देता हूँ मैं, कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन। बच्चों कर लिया नोट? कितना टाइम लगाओगे भाई? चलो अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी नहीं, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। सेम करना और फिर गलत कर देना क्वेश्चन को। एक होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमेशा हम जो सॉल्यूट लेंगे वो क्या लेंगे? वी विल कंसिडर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बच्चों, वी विल कंसिडर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऑब्वियसली। ठीक है ना गाइस? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है पहले मैं ये बता देता हूं। These are properties which depend on the number of particles of solute present in the solution. Particles पे, number of particles पे depend कर रही हैं वो properties rather than on the chemical properties of those solute. Chemical property के बजाय number of particles पे depend कर रही है वो properties. फिर से बताता हूं मैं, the properties, such properties which depend on the number of particles rather than on the chemical properties of those particles, those properties are called colligative properties. हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। ठीक है ना बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल है उस पर प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रेदर देन on their, which depend on number of solute particles rather than on their chemical properties. ठीक है ना गाइस? तो उसमें सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है बच्चों, वी हैव कवर्ड दिस पार्ट कंप्लीट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है बच्चों? दिस इज डेल्टा पी बाय पी नॉट ए एंड इट इज इक्वल टू एक्स बी एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इट इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। और तुम्हें याद होगा डेल्टा पी बाई पी टोटल क्या होता है बाय द वे? एन बी बाय एन ए, राइट। अब आते हैं, देयर इज अ Ostwald and Walker method for finding out pressure of solution, sorry vapor pressure of solution। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? वैसे इससे ज्यादातर हम जो निकाल रहे होते हैं वो हम निकाल रहे होते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो याद है क्वेश्चन अभी हमने करे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना है, इतना मोल्स, इतना मास हमने सॉल्यूट का लिया, इतना मास हमने सॉल्वेंट का लिया, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वो निकालने के लिए वी कैन यूज दिस मेथड। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सुनते जाओ क्या है इसमें। हमने सबसे पहले ली ड्राई एयर, उसको हमने पास किया ओवर सॉल्यूशन, पहले हमने उसे पास किया ओवर सॉल्यूशन, इट विल एब्जॉर्ब सम मॉइस्चर, हाँ है ना बच्चों? फिर हमने उसे पास किया प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से। अब गाइस तुम रियलाइज कर सकते हो कि सॉल्यूशन में जो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा होगा वो थोड़ा कम करा होगा, कि मॉइस्चर जो एयर में है, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन के ऊपर कम है, सॉल्वेंट के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था।
मतलब यहां पे जो प्रेशर था दैट वाज पीटी, यहां पे जो प्रेशर था दैट वाज पी नॉट ए, एंड पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पीटी। तो आइडिया बीइंग कि पहले उसने थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा लिया, अब उसने ज्यादा लिया, ठीक है ना गाइस, और फिर हमने उस एयर को कंटेनिंग मॉइस्चर उसको हमने पास कर दिया थ्रू अ यू ट्यूब containing anhydrous CaCl2. This contains anhydrous CaCl2, या हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं P2O5, या हम ले सकते हैं concentrated H2SO4. Idea is anything which absorbs, which takes up moisture. Dehydrating agent बोलते हैं इन्हें हम। जो वाटर ले लेते हैं, दोज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को निकाल लेना। तो जो आइडिया इज, जो भी मॉइस्चर इसने लिया वो सारा किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जब वो यूट्यूब के थ्रू गया, इन्वर्टेड यूट्यूब के थ्रू गया, मैंने इन्वर्टेड भी बोला था क्या बाई चांस, नहीं बोला था ना, यूट्यूब के थ्रू जब पास किया तुमने तो सारा का सारा मॉइस्चर उसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो एक चीज समझो, यहां पे तुम्हारा मास के अंदर कमी आएगी, आएगी क्योंकि मॉइस्चर लेके जा रहा है। यहां पे मास के अंदर कमी आएगी, आएगी, और थोड़ा मॉइस्चर ले लिया, और वो सारे का सारा जो भी मास एब्जॉर्ब करा था वो सारा का सारा यहाँ पे निकाल दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो देयर विल बी इंक्रीज इन मास ऑफ ट्यूब एंड देयर विल बी डिक्रीज इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट गाइस? श्योर यू गॉट दैट? ऑलराइट। सर एक बार वापस बता दो। बेटा पहले एयर, ड्राई एयर गई सॉल्यूशन के ऊपर से, जब वो सॉल्यूशन के ऊपर से गई तो उसने थोड़ा सा मॉइस्चर लिया, उसके बाद वही एयर को हमने, मतलब जो एयर सॉल्यूशन के ऊपर से गई थी उसको हमने पास किया प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से, वहां पे वेपर प्रेशर और ज्यादा था, तो आइडिया से उसने थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर और एब्जॉर्ब कर लिया, और जो मॉइस्चर जितना भी एब्जॉर्ब किया वो सारा उसने यूट्यूब में जब एनहाइड्रस CaCl2 के थ्रू पास किया वो सारा का सारा मॉइस्चर वहां पे दे दिया उसने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जो यूट्यूब है उसके मास में इंक्रीज आ जाएगा, ऑल द मॉइस्चर इज कलेक्टेड इन दैट, ऑल दैट वाटर हैज बीन कलेक्टेड इन दैट यूट्यूब, और जो तुम्हारा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है उसके मास में कमी आ गई होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? इस बीकर में कमी आ जाएगी, इस बीकर में मास में कमी आएगी, और सारा का सारा मास यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बेटा? यस सर। सिंपली स्टेटिंग। गुड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो मास में कमी आई, बेसिकली जो मास उसने क्या किया, अमाउंट ऑफ वेपर जो उसने ले लिए बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर से या सॉल्वेंट के ऊपर से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन। जितना वेपर प्रेशर होगा उसी के प्रोपोर्शन में वो वेपर्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम द सरफेस। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब वो सॉल्यूशन के ऊपर से गया तो उसने कितना मॉइस्चर कलेक्ट करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीटी। जब इसने यहां से किया तो इसने जो ओवरऑल कलेक्ट कर लिया, ओवरऑल ये जो कलेक्ट कर चुका है वो ही कलेक्ट कर चुका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ अभी बताता हूं मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी जो मैंने बोला है वो मैं लिखवाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी रुक जाओ, यहां तक समझिए गाइस। गुड। तो पहले मैं लिख दूं एयर टेक्स अप amounts of vapor, amount of vapors proportional to vapor pressure of solution। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके बराबर होगा बच्चों? पीडी के बराबर।
वेपर प्रेशर वाला सॉल्यूशन कितना था, पीटी। तो जो उसमें मास में जो डिक्रीज आया, जो एयर ने, ड्राई एयर ने जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा, वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल था, पीटी के बराबर। नाउ लेट अस सी लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। हम कहेंगे ऑलरेडी ये कितना एब्जॉर्ब कर चुका है, पीडी से कितना तो एब्जॉर्ब कर चुका है। अब जो टोटल है वो कितना हो चुका होगा, हो जाएगा अब पी नॉट ए के बराबर। लेकिन पीटी ऑलरेडी ये इतना एब्जॉर्ब कर चुका है, तो यहां से इसने कितना एब्जॉर्ब करा होगा, पी नॉट ए माइनस पीटी। हाँ, पीटी वाला इतना मॉइस्चर ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका। ऐसे मान के चलो 80% ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। 80% सपोजिंग मैं मान के चल रहा हूं, जो हमारा सॉल्यूशन था विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसमें वेपर प्रेशर वाज से 80, ओके, और प्योर सॉल्वेंट वाज 100। अब ये 80 से ये ऑलरेडी काफी कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुका है। जब वो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से गया तो उसने 20 और एब्जॉर्ब कर लिया। फिर से समझो, दिस वॉज योर सॉल्यूशन, इससे उसने से कुछ, हाँ ये मैंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखा है। तो इसने 80 से कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर ली। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80, द अमाउंट टेकन बाय द ड्राई एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 80। अब जब वो 100 के ऊपर से गया, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से गया, तो कुछ तो वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। तो जो रिमेनिंग था रिक्वायर्ड फॉर पी नॉट ए, वो उसने प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से ले लिया। टोटल 100 होना चाहिए, ऐसे समझ के चल। 80 उसने ऑलरेडी सॉल्वेंट सॉल्यूशन से ले लिया, रेस्ट उसने सॉल्वेंट से ले लिया, प्योर सॉल्वेंट से ले लिया। जितना पी नॉट ए के लिए चाहिए था उतना उसने, मतलब ओवरऑल पी नॉट ए के बराबर जाएगा। मतलब एक तो उसे इक्वल मत मान के चलो, प्रोपोर्शन में मान के चलो। इट इज प्रोपोर्शनल, रेशियो है आने वाली है तुम्हारी अभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से बताता हूं। जब तुम्हारा सॉल्यूशन के ऊपर से गया तो मैं फिर कह रहा हूं प्रोपोर्शनल, मैं बोल नहीं रहा बार बार, अदरवाइज इट इज प्रोपोर्शनल टू 80, ओके। वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन वाज 80, वेपर प्रेशर ओवर प्योर सॉल्वेंट वाज 100। पहले उसने 80 के प्रोपोर्शन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा। अब उसके बाद 80 वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है, 80 से जो भी उसे लेना था वो ले चुका है। अब जब तुमने 80 से 100 लेके गए वेपर प्रेशर को, तो उसने जो रिमेनिंग पोर्शन है वो और एब्जॉर्ब कर लिया। और रिमेनिंग कितना है बच्चों, पी नॉट ए माइनस पीटी। क्लियर और नॉट गाइस? तो ओवरऑल तो उसने कितना एब्जॉर्ब कर चुका है यहां पे, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से जब वो गया, तो अब उसका टोटल कितना हो चुका है, पी नॉट ए के बराबर हो चुका प्रोपोर्शन में। फाइनल उसका पी नॉट ए के बराबर हो चुका है, क्योंकि वो फाइनली प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से गया है। पहले सॉल्यूशन के थ्रू गया जब उसने थोड़ा एब्जॉर्ब किया, फिर प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से गया जहां पे उसने पी नॉट ए के प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब कर लिया। और अब जो भी पी नॉट ए से उसने, मतलब प्रोपोर्शन में जो भी उसने एब्जॉर्ब करा, वो सारा का सारा उसने कहां पे निकाल दिया, यूट्यूब के अंदर। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हुई या नहीं हुई? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? तो अगर मैं कहूं गेन इन मास ऑफ यूट्यूब, ये कितना आएगा बच्चों, पी नॉट ए, सारा सारा उसने वहां पे वाटर रिलीज कर दिया है। क्लियर और नॉट गाइस? अब क्या मैं कह सकता हूं, ये लॉस इन मास तुम्हें क्वेश्चन में तुम इजीली, मतलब एक्सपेरिमेंट में निकाल सकते हो। एक्सपेरिमेंट अगर तुम करोगे तो लॉस इन मास तुम निकाल सकते हो। और उससे तुम क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालोगे वो मैं बताता हूं। हमें पता है डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी इज एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, हाँ है ना, एन ए प्लस एन बी।
यहां पे हम डेल्टा पी बाई पी नॉट ए के बजाय ये डेल्टा पी है और ये पी नॉट ए है, हम इसको यूज कर लेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा पी बाई पी नॉट ए के बजाय हमें ये दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गेन इन मास ऑफ यूट्यूब। ये दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, बेटर फील आएगी, यू विल फील बेटर आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूं। हमारे पास ड्राई एयर थी, ठीक है ना गाइस? ड्राई एयर हमने ली जिसके अंदर 26, देखो गाइस पहले मैं लिख देता हूं, ड्राई एयर, ड्राई एयर ली। सबसे पहले हमने उसको पास किया किसके थ्रू? सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है ना बच्चों? उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है 26.66 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 200 ग्राम वाटर। क्लियर है यहां तक बच्चों? हमने ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन के थ्रू, सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना था, वाटर इतना था। उसके बाद हमने उसे पास करा प्योर सॉल्वेंट के थ्रू, मतलब वाटर के थ्रू। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? और उसके बाद हमने उसे पास करा ओवर एनहाइड्रस CaCl2। फाइन गाइस? लॉस इन मास ऑफ बल्ब कंटेनिंग वाटर। ये बल्ब का मतलब है बेसिकली द फर्स्ट सेकंड बीकर, सेकंड बीकर की बात करी जा रही है। बल्ब से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से पास किया तो उसमें तुम्हारा लॉस इन वाटर कितना आया, लॉस इन वेट कितना आया? इट वॉज 0.087 ग्राम। हाँ, जब हमने प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से पास किया तो उसमें तुम्हारा लॉस इन वेट 0.087 ग्राम है। एंड गेन इन मास ऑफ, गेन इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब is how much? 2.036 ग्राम, इतना आया। दिस वॉज द गेन इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताओ बच्चों क्या करोगे, क्या करोगे गाइस? डज दिस सीम करेक्ट? बोलो गाइस। मतलब तुम्हें ये पता है कि ये जो चीज दे रखी है ये क्या है? P0A माइनस PT। और ये क्या है बच्चों? P0A। प्रोपोर्शन है, लेकिन वो रेशियो जब हम लेंगे, जब हम इसकी रेशियो लेंगे तो वो कट जाएगा, जो भी कांस्टेंट है वो तुम्हारा कट जाएगा दोनों में से। मतलब तुम तो ऐसे मान के चलो तुम्हें क्या दे रखा है? डेल्टा P दे रखा है और P0A दे रखा है, इजी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट तुम इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से क्या कर सकते थे? 0.087 अपॉन PT ले लो, अपॉन PT, which is P0A minus delta P, and this will be equal to 26.66 by x अपॉन 200 by 80। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये मैंने क्या लिया है? डेल्टा P बाय PT बच्चों। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये भी कोई कह सकता था कि अगर मैं यहां पे 200 ग्राम वाटर के बजाय 200 ml वाटर कर देता तो
तो डेंसिटी 1 मान लेते हैं हम, या तो डेंसिटी दे दो हमें या हम डेंसिटी 1 मानने वाले हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब सपोजिंग सपोजिंग मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, गाइस आवाज नहीं प्लीज, या मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें दे रखा है 7.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, द फर्स्ट बल्ब, हाँ 7.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 75 ग्राम H2O, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट ट्यूब में लॉस इन वेट, फर्स्ट ट्यूब loss is how much? 2.81 gram, and gain in weight of U tube 2.864 ग्राम। फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों क्या करोगे गाइस? ऊपर 2.81 क्या है? पीटी, और नीचे क्या है? पी नॉट ए। तो एक काम करो, डेल्टा पी निकालो अपॉन पीटी कर दो, पी नॉट ए भी करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी तुम्हारी, और तो क्या है। हाँ है ना बच्चों? मैंने डेल्टा पी बाय पी नॉट ए के बजाय डेल्टा पी बाय पीटी किया है। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? श्योर यू गॉट दैट? वेरी नाइस। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, सेकंड पे आते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गाइस देखो, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है, अगर तुम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर तुम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एलिवेशन। हाँ वो मैं अभी रीजनिंग बताता हूं। आइडिया इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है गाइस? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसीलिए मैं लिख रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये सारे हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। क्लियर है गाइस? पहली चीज मैं एक बार तुम्हें ये चीज लिख देता हूं जो मैंने तुम्हें बताई थी। अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग when its vapor pressure becomes equal to external pressure। ठीक है बच्चों? A liquid starts boiling when its vapor pressure becomes equal to external pressure. The temperature at which this occurs, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों? Is known as boiling point, is known as boiling point of liquid। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इनसाइड, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure, that temperature, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, that temperature is the boiling point of that liquid। ठीक है बच्चों? अब देखो गाइस, मैंने अभी तुम्हें समझाया था तो क्लैरिटी आराम से आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं दिस इज 1 atm। ठीक है बच्चों, दिस इज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये किसको हिट कर गया? 1 एटमॉस्फेयर को। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी नॉट भी बोल दो, क्योंकि ये मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं।
प्योर सॉल्वेंट को जब तुम हीट करते गए तो तुम्हारा उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया, जैसे ही वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिट कर गया, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. सो दिस टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर है. द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. अब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया. अब अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था तो सॉल्यूशन का क्या इतना होगा, इतना होगा या इतना होगा, विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कम होगा. कम होगा नहीं होगा गाइस, इट इज लाइंग बिलो. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्योंकि हमें पता है प्रेशर कम हो जाता है. हाँ है ना बच्चों. मतलब अगर प्रेशर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का इतना था तो सॉल्यूशन का इतना होगा. अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर बढ़ता जाएगा. हाँ है ना बच्चों. ये कहां पे हिट कर रहा है 1 atm को, ये 1 एटमोस्फियर को हिट कर रहा है यहाँ पे. समझ गए. ये 1 एटमोस्फियर को यहाँ पे हिट कर रहा है. दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट बच्चों. दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. This was boiling point of pure solvent. This is boiling point of solution, guys. Boiling point of pure solvent and boiling point of solution. Containing non-volatile solute, obviously. Containing non-volatile solute. और इसको हम बोल देंगे delta TB, elevation in boiling point. This is delta TB. ये नॉट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों. क्लियर है यहां तक गाइस. तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी एम. KBM बच्चों. That is the relation we have got, where M is the molality of solution. Delta TB तो तुम्हें पता है, elevation in boiling point. M is the molality of solute in solution, या simply molality of solution. It is the molality of solute in solution या molality of solution. कोई डाउट यहां तक. KB is a constant. इसका नाम होता है boiling point elevation constant. Boiling point elevation constant. There's another name for it, ebullioscopic constant. क्लियर है यहां तक गाइस. केबी की यूनिट्स क्या होंगी. केबी इज डेल्टा टीबी बाय एम. ऊपर टेम्परेचर आएगा और नीचे आएगा मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी. तो ये आ जाएगा केजी पर मोल. समझ आया नहीं आया बच्चों. क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस. कर लो नोट. तो एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, केबी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. KB is a property of solvent. KB is a constant whose value depends on solvent taken. मतलब अगर तुम सॉल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन लो या शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन लो, के भी दोनों के लिए सेम होगा. और अगर तुम सॉल्ट इन वाटर लो या इवन ब्लड लो, ब्लड में भी मोस्टली वाटर ही है, तो आइडिया इज कि वो भी तुम्हारा उन दोनों के लिए केबी विल बी सेम. सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन लो या ब्लड लो, दोनों के अंदर केबी जो आएगा, केबी ऑफ वाटर विल बी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है. केबी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. हमें समझ गया उसकी बात. क्लियर है गाइस.
तो ये चीज क्लियर हो गई ना, के भी तुम्हारा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसमें वाटर के अंदर सॉल्यूट कोई भी डालो, तुम्हारा के भी वैल्यू विल बी सेम। ठीक है ना गाइस, गुड। तो के भी का एक फॉर्मूला भी है, याद करो बच्चों। के भी इज आर टी बी स्क्वायर बाय 1000 into delta H vaporization by molecular mass of solvent. TB is the boiling point of solvent. हाँ वही है ये। अरे नोट में लगाना नहीं चाह रहा, आइडिया ये वही है, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बच्चों, एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन तो तुम्हें पता होगा, ये क्या है बच्चों तुम्हारा, दिस इज योर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। पर मोल, ठीक है ना बच्चों, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंड आर इज योर गैस कांस्टेंट। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं गाइस, वी कैन राइट दिस डाउन एज आर टीबी स्क्वायर बाय 1000 into latent heat of vaporization, which is this. It is expressed in per unit mass. It is expressed in per unit mass. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो LV है ये क्या है बच्चों? This is your latent heat of vaporization in per unit mass. और डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एक चीज मैं और बता दूं गाइस तुम्हें, के भी ये टीबी से कैसे रिलेटेड होना चाहिए? के भी हाउ इट शुड बी रिलेटेड टू टीबी? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी या टीबी स्क्वायर। इधर देखो इसको, इसको टीबी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीबी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना? हाँ है ना बच्चों? लेकिन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी इज कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट एज पर प्लूटॉन्स रूल। हाँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी इज कांस्टेंट बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बेसिकली ऐसे देखो, डेल्टा एच वेपराइजेशन यहाँ का और यहाँ का एक टीबी, ये हट गए, ये हट गए, इट इज कांस्टेंट। तो सिर्फ के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी, दैट्स द होल आइडिया बच्चों। के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी बच्चों। नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? कर लो नोट गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन in freezing point. There was elevation in boiling point and there is depression in freezing point. हाँ वो वही चीज है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है बच्चों, hold on a sec guys, just 1 second बच्चों। हाँ तो बच्चों अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है ना गाइस। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एम, के बी इज एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। ये हमने कर लिया, इससे रिलेटेड फॉर्मूला यही है बस, डेल्टा डीवी इज इक्वल टू के बी एम बच्चों। अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज अ पॉइंट, इट इज अ टेम्परेचर बेसिकली, मैं ऐसे लिखता हूं पहले, एट freezing point, at freezing point vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid बच्चों। क्लियर है यहां तक? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब ये हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट। At freezing point, vapor pressure of pure solid is equal to vapor pressure of liquid बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये हमारा जा रहा था ए से बी, दिस इज योर ए से बी, हमारा वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं ऑफ सॉलिड, ठीक है ना गाइस। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा गाइस? आई मीन ए से बी इज प्योर सॉलिड बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर है यहां तक? मैं इसको लिख देता हूं, फ्रोजन सॉल्वेंट। ओके गाइस, गॉट इट। और बी से सी, ये हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके बच्चों, बी और बी, सी टू बी बेसिकली दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। हम क्या करते गए, लिक्विड का टेम्परेचर कम करते गए, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते गए, ठीक है ना गाइस। सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर कम करते आ रहे हो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। जिस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। दिस इज टी नॉट एफ। समझ आया नहीं आया गाइस? गॉट इट और नॉट? गुड। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों होता है उसका वेपर प्रेशर कम बच्चों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें पड़ा हुआ है, कम प्रेशर कम होगा, तो वो नीचे से ऐसे जा रहा है, टेम्परेचर कम करते आ रहे हो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर कब होएगा? इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? बेसिकली इसको मैं पॉइंट डी मान लेता हूं। D is the point at which vapor pressure of solution becomes equal to vapor pressure of frozen solvent. So this is the freezing point of solution बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये क्या बन जाएगा गाइस? डेल्टा टी है। मैग्नीट्यूड ले रहे होंगे बच्चों, मतलब आइडिया इज वी नीड द पॉजिटिव वैल्यू, तो इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जबकि ऊपर वाले में क्या था गाइस? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, दैट्स द होल आइडिया। वी नीड द वैल्यू टू बी पॉजिटिव गाइस। तो हमारा यहां पे क्या रिलेशन आएगा?
This was your depression in freezing point. This is depression in freezing point. And the formula is delta TF equal to KFM. बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है गाइस, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अच्छा गाइस, मैंने डेल्टा टी के बारे में नहीं बताया। गाइस टेम्परेचर तुम्हें या तो सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, डिफरेंस है तो इट डजंट मैटर तुम सेल्सियस में ले रहे हो क्या या केल्विन में ले रहे हो, मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। बस फॉरेनहाइट में मत ले लेना, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक? यू हैव टू टेक इट इन केल्विन या सेल्सियस, डजंट मैटर किस में ले रहे हो। तो m इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन like before. kf kf is known as बच्चों freezing point depression constant, and there's another name for it जैसे उसका भी था, इसका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों, यूनिट्स इसकी सेम होंगी, क्या होंगी बच्चों? हाँ, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है गाइस, kf again is a property of solvent. It is a constant whose value depends on solvent taken. तो गाइस kf क्या बनेगा हमारा? इट इज r tf स्क्वायर बाय 1000 क्लियर है गाइस? Got it? TF is the freezing point of solvent. अब बच्चों यहां पे याद रखना प्लीज, इट हैज टू बी टेकन इन केल्विन, ओके? डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा? इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऑफ किसका बच्चों? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का ऑब्वियसली भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों? और एल एफ क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? श्योर? गुड। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? कर लो नोट गाइस। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, वाई इथाइलिन glycol is added to water in car radiators while driving in hill station?
गाइस दिस इज अ सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये क्या करेगा गाइस, ये तुम्हारा, हाँ, एंटी फ्रीज बेसिकली। आइडिया इज कि ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो नाउ वाटर विल नॉट फ्रीज गाइस। क्लियर है यहां तक? ठंड में वाटर विल नॉट फ्रीज। गुड। इट लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर हो गया बच्चों? सो दैट इट डज नॉट फ्रीज। ओके गाइस, गुड। यहां तक कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां तक वी आर डन। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो हम करेंगे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना गाइस? इसी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, वो विल डिस्कस दोज इन नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों। ठीक है गाइस, करें स्टार्ट। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ बेटा, ये वही है, वही है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? प्लीज पे अटेंशन। इट अलाउज, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है विच अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, बट पैसेज ऑफ solute is stopped, stopped या hindered। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है बड़ा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का साइज होता है छोटा। सॉल्वेंट कैन मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट कैन नॉट। क्लियर है बच्चों? गुड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी फॉर्म नेचुरल, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल, बट वी नो डोंट हैव टू गो इनटू दैट। हम आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो गाइस, ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया बीच में। यहां पे है, एक साइड में है प्योर सॉल्वेंट और एक साइड में है सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है गाइस? अब नॉर्मली तो हम क्या कहेंगे, अगर अलाउड होता सॉल्यूट का मूव करना, तो सॉल्यूट ज्यादा किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? सॉल्यूट ज्यादा किस साइड में है? सॉल्यूशन वाले साइड में ज्यादा है। और अगर सॉल्यूट का मूवमेंट हो सकता होता तो सॉल्यूट का मूवमेंट ऐसे हो जाता, अगर हो सकता होता तो। हाँ ना बच्चों? सॉल्यूट वुड हैव गॉन फ्रॉम हाई टू लो। यहां पे कंसंट्रेशन कितनी है, से मान लो एग्जांपल 10 मोलर। यहां पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0, प्योर सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट का मूवमेंट अलाउड होता, इट वुड हैव गॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पे मूवमेंट किसका अलाउड है, सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट ज्यादा कहां पे है, लेफ्ट में, राइट में? इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है। लेफ्ट में सॉल्वेंट ज्यादा है, राइट में सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इधर से इधर। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मूवमेंट ऑफ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो सुनते आओ बच्चों, एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। सॉल्वेंट विल फ्लो, या तो तुम ऐसे लिख दो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। कोई दिक्कत यहां तक? सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। है ना बच्चों? इट विल मूव फ्रॉम मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हम कंसंट्रेशन ज्यादा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूट के टर्म्स में देखा जाए तो इट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आई नहीं आई? सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। गॉट इट और नॉट गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉल्यूट लो से हाई क्यों जाएगा? सॉल्यूट नहीं जा रहा, सॉल्वेंट जा रहा है। सॉल्वेंट सॉल्यूट के लो, सॉल्यूट की जहां पे लो है, मतलब सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉल्वेंट जा रहा है जहां पे सॉल्वेंट हाई है, हाई से लो जा रहा है। सॉल्वेंट इज गोइंग फ्रॉम इट्स हाई टू लो। अब जहां पे सॉल्वेंट हाई है, डू यू रियलाइज उधर सॉल्यूट कम होना चाहिए? सॉल्वेंट हाई को हम ये भी तो लिख सकते हैं सॉल्यूट लो। तो मैं कह रहा हूं जहां पे सॉल्यूट कम है या जीरो है, सॉल्यूट लो से सॉल्यूट हाई की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट। नहीं समझ आया तो बताओ, फिर से बताता हूं बेटा। हाँ कुछ कह रहे थे बेटा? समझ में आ गया, वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हाँ, सॉल्वेंट का हाई टू सॉल्वेंट का लो, सॉल्वेंट का हाई टू सॉल्वेंट का लो। और अगर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, अगर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो सॉल्यूट का लो टू सॉल्यूट का हाई। सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम सॉल्यूट का लो टू सॉल्यूट का हाई गाइस। क्लियर और नॉट? इसको मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट molecules will move from pure solvent। ये लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो गाइस? हाँ बेटा बोलो। क्लियर हो गया बच्चों? अब गाइस मैंने तुम्हें बता दिया कि सॉल्वेंट की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। हमने कहा हम नहीं चाहते हो, रोक दो उसे। रोकने के लिए हमें इस साइड में, किस साइड में बच्चों? किस साइड में हम प्रेशर लगाएंगे? किस साइड में हम फोर्स लगाएंगे? सॉल्यूशन वाली साइड में हम फोर्स लगाएंगे टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यहां पे जो हम प्रेशर लगाते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, to stop the flow of solvent from pure solvent to solution side, the pressure applied is known as osmotic pressure। क्लियर है यहां तक? उससे पहले मैं एक चीज और लिख दूं, जो नॉर्मल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस।
ये जो प्रोसेस, पहले मैं ये लिख देता हूं गाइस। एक चीज याद रखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं लिखवा ही दूंगा। पहले जो है मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो, साथ साथ लिखोगे तो दिक्कत रहेगी। हो सकता है कि मैं स्टेटमेंट को बेटर फ्रेम करके बताऊं बाद में, ठीक है ना गाइस। तो पहले मैं ये बता दूं, दिस फिनोमिनन इज ऑस्मोसिस। दिस this phenomenon is called osmosis. This phenomenon is called osmosis, बच्चों क्लियर है यहां तक। दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब हमने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर लगाया, जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय पाई। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक। वो अभी मैं लिखवाऊंगा। अच्छा गाइस, एक चीज और, क्या ऑस्मोसिस तब भी हो सकता है जब मैं प्योर सॉल्वेंट के बजाय दो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ले रहा हूं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लूंगा, तो भी होगा या नहीं होगा? सपोजिंग यहां पे मैंने लिया 2 मोलर, यहां पे मैंने लिया 5 मोलर, अब भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा या नहीं होगा? पहले मैंने एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया था, एक तरफ सॉल्यूशन लिया था, अब मैं दोनों तरफ सॉल्यूशन ले रहा हूं, एक जहां पे 2 मोलर सॉल्यूट है, एक जहां पे 5 मोलर सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, अब भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब भी तुम्हारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। कहां से कहां होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है से सॉल्वेंट जहां पे कम है। 2 मोलर सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। दिस इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन गाइस। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जाता है तुम्हारा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट अब भी होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज टेक एक तरफ प्योर सॉल्वेंट एक तरफ सॉल्यूशन, तुम दोनों तरफ सॉल्यूशन ले सकते हो, बस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। और लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गॉट इट? गुड। कर लिया नोट बच्चों? ऑल राइट, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस between solutions of different concentrations। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कहां से होगी? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन गाइस। जब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं आई मीन सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? कर लिया नोट? करा नोट ने या नहीं किया? कर लो नोट। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है गाइस? इट इज द प्रेशर applied to solution side to prevent movement of solvent particles to solution side। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो दिस इज नोन एज पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर।
नोट कर लो तो बता देना बच्चों। कर लिया? गुड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू सी आर टी। गाइस यहां पे सी क्या है? अभी मैं मान के चल रहा हूं एक तरफ कंसंट्रेशन क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, वहां पे जीरो होगा, हाँ ना बच्चों? राइट साइड में मान के चलो सी है, सी मोलर है। हाँ, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है तो जीरो है, दूसरी तरफ सी है, तो बेसिकली ये क्या हो गया बच्चों? पाई इक्वल टू सी आर डी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन ऑन द सॉल्यूशन साइड, concentration of solute on the solution side. Concentration of solute on solution side. समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। यूनिट्स गाइस, ये पीवी को एनआरटी बहुत सिमिलर टू दैट है, ठीक है ना बच्चों? आई मीन सी को यू कैन ट्रीट इट एज एन बाई वी, हाँ है ना बच्चों? मोलैरिटी में ले रहे हो ना? मैं लिख देता हूं, इट इज टेकन इन मोलैरिटी। तो यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पाई विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स आर टी। ठीक है बच्चों? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ले रहे हो, ये मोल्स है, तो आर की वैल्यू क्या उठाओगे बच्चों तुम? 0.0821 उठाओगे तो प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर में। आर की वैल्यू 0.083 उठाओगे, प्रेशर आएगा बार में। अब आर की वैल्यू 8.314 उठाना मत, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वॉल्यूम किस में चाहिएगी? मीटर क्यूब में। हम वॉल्यूम हमेशा किस में ले रहे हैं? लीटर में, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन किस में है? मोलैरिटी में। समझ आया नहीं आया बच्चों? कंसंट्रेशन इज इन मोलैरिटी, सो वी नीड आर की वैल्यू या तो एटमॉस्फेयर वाली लेंगे या बार वाली लेंगे। और अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो बार या एटमॉस्फेयर में निकालो एंड कन्वर्ट इट टू पास्कल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई थॉट नॉट। ओके गाइस, फाइन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारे पास एक जगह C1 कंसंट्रेशन है, एक तरफ C2 है, तो गाइस मूवमेंट किस साइड में होगा? सपोजिंग C1 इज 2 मोलर और C2 इज 5 मोलर, तो हमें किस साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा? 5 मोलर की तरफ हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। और वो प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों? 5 नहीं होना चाहिए, वो 5 तब था जब तुम्हारा 5 और 0 होता था। इट विल बी 5 माइनस 2 RT। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? बेटा यहाँ पे 2 मोलर है, दूसरी साइड में 5 मोलर है, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था? 2 RT। इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? 5 RT। और जब तुम 5 और 2 को आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो उसके लिए जो तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ेगा 5 मोलर सॉल्यूशन की साइड में, इट विल बी 5 RT माइनस 2 RT विच इज 3 RT। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ठीक है ना बच्चों? मैं मान के चल रहा हूं एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 थी, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका π1 था। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम V2 थी, ऑस्मोटिक प्रेशर π2 था। देन व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन A एंड B? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक साइड में प्योर सॉल्वेंट ही है, जो सॉल्यूशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया। एक साइड में तो प्योर सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, ये रहा प्योर सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूशन बनाया है, इट इज मेड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम V1 है, ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, दूसरा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है और वॉल्यूम V2 है। समझ गए गाइस? तो गाइस तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसका मैं फॉर्मूला तो बता ही दूंगा। इट इज सिंपली पाई नेट is π1
हाँ हाँ, अपॉन V1 प्लस V2। हाँ, पाई ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। गाइस इसको तुम कैसे देख सकते हो बच्चों? इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हारा, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि मोल्स तो ऐड अप हो रहे हैं सॉल्यूट के। हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर पहले वाले में N1 दे, दूसरे वाले में N2 दे, तो N नेट विल बी N1 प्लस N2। तुम N को लिख दो क्या? पाई V बाय आर टी। आर टी कट जाएगा तुम्हारा, मतलब N की जगह हर एक जगह क्या डाल दो? पाई V। पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इज इक्वल टू पाई नेट V नेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज गाइस? इसको मैं मिटा रहा हूं, वी डोंट नीड दिस। समझ गए? ये मैंने बता दिया है तुम्हारा आया कहां से। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ बच्चों? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं, दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है इफ दे हैव गॉट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो हम कहेंगे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा गाइस? जब कंसंट्रेशन सेम है। फॉर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, concentration same if temperature same। मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2, और वी कैन से C1R T1 इक्वल टू C2R T2, और T सेम तो C1 इक्वल टू C2। कंसंट्रेशन हम इक्वेट कर देते हैं नॉर्मली अगर टेम्परेचर सेम है तो। आइसोऑस्मोटिक। अब आते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन होना सॉल्यूट का एज कंपेयर टू द अदर वन गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाइपरटोनिक का मतलब समझ में आया? जैसे एक हमने सेल लिया, सपोजिंग वी हैव टेकन अ सेल। रुक जाओ मैं बताता हूं। सेल को मैंने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सेल को मैंने किस में रख दिया? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल को हमने किस में रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मतलब बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है, अंदर कम है। हाइपरटोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन मोर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, कहां से कहां होगी ये बताओ मुझे। मतलब ऐसे मान के चलो ये 2 मोलर है, ये 5 मोलर है, उसमें 2 से 5 जाएगा एंड द सेल विल श्रिंक। सेल विल, हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है? हाँ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है किस में? हाइपरटोनिक से? हाइपरटोनिक का मतलब है बाहर कंसंट्रेशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसकी मतलब? सॉल्यूट की, सॉल्यूट की, सॉल्यूट की। सेल में ज्यादा है, बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। सेल हैज बीन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लो से हाई है। सेल हैज बीन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो सेल विल श्रिंक बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने सेल लिया
और सेल को रख दिया हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा बच्चों? बाहर से अंदर जाएगा। द सेल विल स्वेल अप। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? गुड। जैसे एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं, या छोड़ो क्वेश्चन तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां तक समझ गए गाइस? यहां तो किसी बच्चों को डाउट नहीं? ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। गाइस मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाता हूं तो क्या होगा? कम मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट जाएगा, जाएगा मतलब इट विल गो फ्रॉम लो टू हाई ऑफ सॉल्यूशन, है ना? लेकिन अगर मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देता हूं तो क्या होगा? तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। समझ आया नहीं आया बच्चों? द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड अगर मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देता हूं तो। क्लियर है गाइस? तो मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ, हाँ, osmosis is reversed if pressure higher than pi is applied to solution side बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इसमें जो सॉल्वेंट है इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब एक साइड में प्योर वाटर कलेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ एक तरीके से कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉल्वेंट तो मूव कर गया प्योर सॉल्वेंट की साइड में और दूसरी साइड में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ना शुरू हो गया। कैसे बढ़ना शुरू हो गया? सॉल्यूट तो वही रहा, सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। इस साइड में सॉल्यूट वही रहा, सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती जा रही है, तो कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। और दूसरे साइड में प्योर सॉल्वेंट इज गेटिंग कलेक्टेड। यही जो तुम्हारे आरओ है उनमें यूज हो रहा होता है। आरओ यही तो है कि तुम्हारा एक साइड में तुम्हारा प्योर वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड, तो उसमें प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज बीइंग अप्लाइड। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? एक तरफ हमने सॉल्ट वाटर ले लिया और एक तरफ हमने प्योर वाटर ले लिया और प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया ऑन द सॉल्ट वाटर साइड। सॉल्ट रह जाएगा और दूसरी तरफ पानी का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना बच्चों? दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं समझ गया। इट इज यूज्ड इन water purification and desalination of salt water. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। गुड। तो बच्चों एक काम करते हैं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।
Purification and desalination. Purification of water and desalination of salt water. Desalination. Guys, यहां तक नोट कर लिया नहीं कर लिया बच्चों ने? हाँ या hold on a sec बच्चों. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, ये उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल वाला किया था ना थोड़ी देर पहले. Y NaCl YNaCl और लेट अस से NaCl के बजाय CaCl2 is used to clear snow from roads. बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कम कर देगा, तो बेसिकली तुम्हारा आइस, हाँ बेसिकली तुम्हारा इट विल प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ आइस. हाँ ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? तो इसको मैं लिख देता हूं, इट डिक्रीजेस द freezing point of water to such an extent that it cannot freeze to form ice. That it cannot freeze to form ice. क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस इज दैट क्लियर और नॉट? और वो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल था वो बच्चे ने जो वर्ड यूज किया था वो तुम्हें याद है? एंटी फ्रीज. इट इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज. मैं लिख देता हूं कहीं, याद है? लेट मी यूज दैट टर्म. और उन्होंने से बच्चे हाँ बेटा, हाँ गाइस कर लिया नोट?